वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरोद प्रयागराज। आज के वीडियो लेक्चर में आज हम आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर में फ़िज़िक्स में हमको 3 पेपर पढ़ने हैं। पहले पेपर का नाम जैसे हमको है, पहले पेपर का नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। सेकंड पेपर हमारा है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और थर्ड पेपर हमारा है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट पेपर हम आपको फिजिक्स का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो इस पेपर में हमको 4 यूनिट पढ़नी है और जो ये पूरा पेपर हमारा है इसमें 75 नंबर का यानी 75 मार्क्स का क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। एग्ज़ाम में 75 नंबर का पेपर होता है और 75 नंबर के 3 पेपर इसमें होते हैं बीएससी फाइनल ईयर में। अभी तक हम पीछे सेकेंड ईयर में जब थे और फर्स्ट ईयर में तो हमको 50 नंबर के 3 पेपर होते थे और 50 नंबर प्रैक्टिकल होता था। बीएससी फाइनल ईयर में 75 नंबर के 3 पेपर होंगे, 75 मार्क के तीनों पेपर होंगे, टोटल मार्किंग जो होगी, और 225 मार्क का यानी 225 नंबर की थियरी होगी और 75 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। यानी कुल मिला के हमारा जो टोटल मार्किंग होगी, टोटल पूर्णांक जो हमारा होता है बीएससी फाइनल ईयर में फ़िज़िक्स का, वो 300 अंक का होता है, जिसमें से 225 नंबर हमको थियरी पढ़नी है और 75 नंबर का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर हमारा जो है इसमें हमको 4 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट में हमको रिलेटिविटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिलेटिविटी पढ़नी है। रिलेटिविटी क्या है, जैसे उसमें हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के प्रकार हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसे हम इनर्शियल का नाम देंगे, किसे हम नॉन इनर्शियल बोलेंगे। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमको पढ़ना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ना है। फिर हमको गैलीलियन इनवेरियंस थ्योरम पढ़ने हैं। फिर हमको उसमें प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करती है। और इसके बाद जैसे कि आगे हमको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमको पढ़नी है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, सर्च फॉर ईथर पढ़ना है, पास्टुलेट फॉर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमको पढ़नी है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमको पढ़नी है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में 2 कंडीशन हम पढ़ते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन क्या है और उसका जो डेरिवेशन है, उसका जो एक्सप्रेशन है क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होती है, क्यों होती है, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन के साथ यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी हमको पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी यानी हम अभी तक एब्सोल्युटली ये जानते हैं कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट इन रिलेटिविटी हम देखेंगे कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, जबकि मास क्या है, वेलोसिटी के साथ वेरिएट करती है। जब हम किसी रिलेटिव फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम कंसीडर करके आपको दिखाएंगे कि मास एक रिलेटिव क्वांटिटी है और एब्सोल्यूट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। और रिलेटिविटी में जब हम कंसीडर करेंगे तो हम दिखाएंगे कि जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके मास में चेंजिंग होती है। तो वही हमको पढ़ना है, मास वेरिएशन विथ वेलोसिटी। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हमको पढ़ना है, E=m/c², जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसको रिलेटिविटी थियरी में हमको उसको भी पढ़ना है। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास यानी उन पार्टिकल्स के बारे में भी हमको पढ़ना है जिनका रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास का मतलब है कि जो कभी विरामावस्था में होते नहीं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं, उन पार्टिकल्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। जैसे कि फोटान हो गया, फोटान यानी कि फोटान का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, तो फोटान, इस प्रकार से हमको पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास पढ़ना है, ये फर्स्ट यूनिट में। इसके बाद स्टैटिकल फिजिक्स हमको पढ़नी है। स्टैटिकल फिजिक्स में जैसे फेज स्पेस पढ़ना है, म्यू स्पेस पढ़ना है, टाउ स्पेस, गामा स्पेस पढ़ना है। फेज स्पेस क्या है उसके बारे में हमको जानना है, या प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रॉपर्टीज, ये सब सारी चीज़ें। फिर सम यूनिवर्सल लॉज के बारे में हमको पढ़ना है, म्यू स्पेस, फेज ऑफ स्पेस पढ़ना है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी फॉर एन आइडियल गैस, ये सब सारी चीज़ें हमको बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर फिजिक्स में
पढ़नी है रिलेटिविटी और स्टैटिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम आज की पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं रिलेटिविटी की। पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका पहला टॉपिक होगा। तो हम सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा यूनिट नंबर फर्स्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला टॉपिक है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा टॉपिक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानने से पहले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोशन। व्हाट इज़ द मोशन? मोशन क्या है? मोशन जैसे कि हम पीछे की क्लासेस में पढ़े हैं, बीएससी पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा है, बीएससी पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा, उसके बाद 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो पीछे के क्लासेस में और 9th से ही हम पढ़ते हैं। जनरली साइंस स्टार्ट तो होती है कक्षा 6 से, लेकिन हम 9th से मानते हैं कि साइंस के बारे में हम जानते हैं। तो मोशन वहाँ हम पढ़े हैं। तो मोशन क्या है? मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेट से मोशन, किसी भी बॉडी को ये बताना है कि वो मोशन में है। मोशन का मतलब क्या है? तो सिंपली हम मोशन को आज आपको डिफाइन करते हैं। मोशन से जैसे हमारे मन में अभी तक ये जो बातें आई हैं कि मोशन क्या है, यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है, जैसे कोई वस्तु पहले यहाँ थी, जैसे हम मानते हैं मोशन के बारे में अगर हमको समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने से पहले हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है वो या तो रेस्ट स्टेट में होगा या मोशन में होगा, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो मोशन किसे कहते हैं इसको समझने के लिए हम समझते हैं मोशन क्या है। मोशन के केस के लिए जैसे हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ था, कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यानी पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रही है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट हमारा है, वो मोशन में है। ठीक, यही अभी तक हम समझते हैं। अभी तक हम इसी को जानते हैं कि भाई यदि कोई वस्तु पहले यहाँ थी अब यहाँ है, इसका मतलब वस्तु एक ये स्थान यानी कि उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु के प्लेस में चेंजिंग हुई, वस्तु के प्लेस में चेंजिंग हुई, ऑब्जेक्ट के प्लेस में चेंजिंग हुई, दैट मीन्स वो मोशन में है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक, ऐसा हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अब यहाँ जैसे अब हम यहाँ देखें, हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो अवस्थाएँ हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। ठीक है, तो रेस्ट में कैसे है कि जैसे हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ समय पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है। आफ्टर सम टाइम यानी टी टाइम के पश्चात फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अब भी यहीं है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो चेंज इन पोजीशन। हम यहाँ लिख सकते हैं नो चेंज इन पोजीशन। नो चेंज इन पोजीशन यानी उसकी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं हुई। जब स्थिति में चेंजिंग नहीं हुई, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की स्थिति में चेंज नहीं हुई, तो पहले भी ऑब्जेक्ट यहीं था, अब भी यहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रेस्ट में है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को की दो अवस्थाएं होती हैं, रेस्ट और मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में तब कहा जाएगा जब उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो। ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है। रेस्ट के पोजीशन के बारे में हम ये क्लियर नहीं कह रहे हैं कि नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंजिंग नहीं है यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कैसे परिवर्तन नहीं हो? क्योंकि हमने कुछ समय पहले देखा था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन बॉडी of an object or a body does not change with respect to time, then the object is said to be, then the body is said to be in rest position.
या इन रेस्ट स्टेट कह सकते हैं। यानी यदि हम कहें कि किसी भी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ये हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। हमने देखा कि कुछ समय पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था और आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, यानी दैट मीन्स देयर आर नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन। एंड इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे अगर हम माने तो ये क्या कहा जाएगा, हमने देखा कि कुछ समय पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। हमने देखा कि हियर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे समय आपका चेंज होता है, समय के परिवर्तन के साथ साथ इसके ऑब्जेक्ट की स्थिति में चेंजिंग हुई। दैट मीन्स वी सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, या वी कैन से द ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है, यानी कि गति की अवस्था में है। ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि इसके स्टेट्स में चेंजिंग हुई। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब इसकी स्टेट में चेंजिंग हुई समय के साथ। आफ्टर टाइम टी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से इस स्टेट से यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखेंगे इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन। क्या लिखा हमने, चेंज इन पोजीशन। किसके साथ, यहाँ लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन यानी गति की अवस्था में है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, यानी समय तो परिवर्तित होता है, समय के साथ ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग नहीं होती है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्थिति को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्थिति को हम जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में इसका अध्ययन हम करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट की गति की अवस्थाओं के बारे में, गति के बारे में, जिस ब्रांच में हम, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में, उसके एक्सीलरेशन के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, काइनेमेटिक्स में। बट काइनेमेटिक्स में हम उन चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं कि किस कारण मोशन है, मोशन का क्यों है, यानी कि हम केवल मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ओनली फॉर द काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ओनली ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की, यानी गति की अवस्थाओं का, गति के बारे में अध्ययन हम काइनेमेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। उसमें गति के, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, या डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसके वेलोसिटी, मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसमें इस कारण का अध्ययन, यानी काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन किस कारण से है, कितना बल लगाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, कितना हम बल लगाते हैं तो वो गति की अवस्था में आता है, या कितना बल लगाने के कारण, या हम कहें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, गति की अवस्था में है, ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में, तो कितना फोर्स हमने अप्लाई किया कि ऑब्जेक्ट हमारा गति की अवस्था में आया, या ऑब्जेक्ट हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कितने बल लगाने के कारण, कितना फोर्स अप्लाई करने के कारण, ऐसा नहीं। कॉज ऑफ मोशन यानी गति किस कारण से है, इसका अध्ययन हम काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। हम काइनेमेटिक्स में केवल मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन नहीं करते, यानी कि जैसे बल के कारण गति की अवस्था में ऑब्जेक्ट हमारा आता है, तो बल के बारे में हम अध्ययन यहाँ काइनेमेटिक्स में नहीं करेंगे। तो कॉज ऑफ मोशन का हम अध्ययन किस में करते हैं, हम कॉज ऑफ मोशन का अध्ययन, कॉज ऑफ मोशन यानी मोशन किस कारण से है, उसका अध्ययन हम करते हैं लॉ ऑफ मोशन में। जिस ब्रांच में हम ऐसा करते हैं, यानी कि कॉज ऑफ मोशन, गति के कारण के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन।
उस ब्रांच को हम फिजिक्स के लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत हम काज ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में अगर कोई बॉडी है तो क्यों है, किस कारण से वो गति की अवस्था में होती है, इसका अध्ययन हम लॉज ऑफ मोशन के आधार पे करते हैं, ना कि हम काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम केवल ऑब्जेक्ट के गति की अवस्था के बारे में यानी ऑब्जेक्ट के केवल मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मोशन का अध्ययन हम जिस ब्रांच में फिजिक्स के करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको रेस्ट और मोशन के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट हम मोशन में कब कहेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब कहेंगे, ये हम इसके आधार पर समझ सकते हैं। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ या जब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, समय परिवर्तित होता है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम टू सेम बनी रहती है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में कहा जाता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गति की अवस्था में है। इस प्रकार से हमने रेस्ट पोजीशन और मोशन के बारे में हमने आपको बताया। अब यहाँ के केस में जैसे हम मोशन के अवस्थाओं के बारे में अगर हम कंसीडर करें, मोशन की अवस्थाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करें यहाँ, तो मोशन कितने प्रकार का होता है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ हम एक चीज़ और कंसीडर कर सकते हैं, वन डायमेंशन, यानी कहने का मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे यहाँ कंसीडर हमने किया, मोशन के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से मोशन और रेस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो मोशन होता है हमारा, जैसे मोशन क्या है, जैसे कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट है वो केवल एक एक्सिस में केवल स्ट्रेटली लीनियरली मूव कर रही है। लीनियरली यानी ऑब्जेक्ट इधर है, वो एक स्ट्रेट लाइन आगे मूव कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का मोशन जो हमारा होगा, ये मोशन हमारा कहा जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन यानी वो मोशन है जो कि केवल एक एक्सिस में, वन डायमेंशनल मोशन, यानी कहने का मतलब या कह सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन हमारा कहा जाएगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में जो गति होगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में मूव करता है जैसे यहाँ, तो एक ही डायमेंशन में केवल लीनियरली ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, यानी मूव करता है, मोशन में है। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ समय पश्चात यहाँ जाता है, यानी मोशन में है। तो एक ही एक्सिस में अगर मूव करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है वन, तो इस मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट हमारा जैसे प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है, लीनियर नहीं, यानी सरफेस पे लीनियरली वन डायमेंशनल मोशन में रहेगा। वन डायमेंशनल लीनियरली का मतलब क्या है कि केवल एक दिशा में एक ही एक्सिस में मूव करे, तो वन डायमेंशनल मोशन हमारा कहा जाएगा। यानी एक्स एक्सिस में अगर मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा। तो यहाँ जो हम रिलेटिविटी में पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो जनरली हम वन डायमेंशनल मोशन की ही बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जनरली वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, केवल एक डायमेंशन में, यानी कहने का मतलब है केवल एक एक्सिस में मूव करे, स्ट्रेट लाइन मूव करे, सीधी रेखा में मूव करेगा, तो मोशन हमारा वन डायमेंशनल कहा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन हो गया, वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, स्पेस में मोशन है, तो थ्री डायमेंशनल होगा। कैसे होगा ये हम देखते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हम किसी कार को लेते हैं, कार का मतलब एक कंकड़ का टुकड़ा लेते हैं। जैसे हम मानते हैं अगर हम किसी कार को लेते हैं और यहाँ से उसको कार को हम इस डायरेक्शन में, कार को हम यहाँ कंसीडर करते हैं, कार हमारा ऐसा है, ठीक। अब इसको हम इस डायरेक्शन में इसको थ्रो करते हैं। जब कार को फेंकेंगे तो क्या होगा, कार के यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे करके ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमको यहाँ फाइंड होगा। कार क्या होगा, जब हम इसको फेंकेंगे एक एंगल पे, एक एंगल इंक्लाइन करते हुए जब हम कार को उछालेंगे तो कार क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कहने का मतलब प्रक्षेप पाथ को कंसीडर करेगा। यहाँ से जाएगा तो यहाँ देखिए इसका जो मोशन होगा वो हम इस मोशन को कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। जबकि कोई एंगल इंक्लूड करते हुए, कोई एंगल कंसीडर करते हुए जाए, यानी हम कार को लेंगे, कार को जब थ्रो करेंगे तो हम किसी प्लेन सरफेस से कार को जब थ्रो करेंगे तो कार क्या होगा, जो मोशन करेगा तो उसका एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस प्रकार से ये मूव करेगा, यहाँ जाके कहीं
या जैसे यहाँ से ऐसे आपने थ्रो किया, जब थ्रो करेंगे तो कार कैसे निकलेगा, यहाँ से जाएगा फिर आगे जाके गिरेगा। तो यहाँ कहने का मतलब जब किसी प्लेन सरफेस पर अगर हम कंसीडर करें तो प्लेन सरफेस पे ये जो मोशन होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति कही जाएगी। और या इसी को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन भी हम इसको बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं या हम इसको टू डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कुछ एंगल सब्सटेंड करते हुए ये जाएगा, यहाँ प्लेन सरफेस से एंगल इंक्लाइन करते हुए जाएगा, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या टू डायमेंशनल मोशन होगा। या जैसे हम किसी कार को लेते हैं, कार को हम इस प्रकार से रोटेट यानी कि घुमाते, एक रस्सी में बांध देते हैं, रस्सी में बांध के घुमाते हैं तो कार हमारा ऐसे इस प्रकार से राउंड गति करता है। देखिए फिगर हम अपने से अच्छा ड्रा करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हम किसी कार को लेते हैं, कार हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन करता है। एक रस्सी में बांधते हैं, रस्सी में बांध के जब उसको घुमाते हैं तो कार हमारा क्या है, मूव करता है, तो सर्कुलरली मूव करता है। तो इस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन केवल वही कहा जाएगा जो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, यानी जब ऑब्जेक्ट केवल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में यानी कि एक सीधी रेखा में मूव करेगा तो हमारा जो मोशन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे यहाँ देखिए हम कार ले रहे हैं, एक टुकड़ा कंकड़ के टुकड़े को लेते हैं, उसको रस्सी से बांधते हैं, रस्सी से बांध के उसको घुमाते हैं। जब हम उसको घुमाएंगे तो वन डायमेंशनल नहीं होगा क्योंकि वो सर्कुलर मूव करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन हमारा कहा जाएगा। या जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सापेक्ष ये इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है। तो जो बॉडी हमारी है, बॉडी तो हमारी कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, वो इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब इस प्रकार से रोटेशन में है। तो ये रोटेटरी मोशन, इस प्रकार की गति को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे, यानी रोटेशनल मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट तो हमारा स्टेबल है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो तो स्टेड है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेट करेंगे इस एक्सिस का पे, तो मोशन हमारा क्या होगा, रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। ये इस प्रकार का मोशन सर्कुलर मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। जब यानी वन डायमेंशनल मोशन, हम कोई भी ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में कहा जाएगा। वन डायमेंशनल मोशन में केवल तभी कहा जाएगा जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि मोशन जो हमारा है, मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है। मोशन हमने आपको बताया कि मोशन जो हमारा है वो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, केवल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, सीधी रेखा में मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि बॉडी का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है। या यदि बॉडी हमारी जो है, कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी बॉडी को कंसिडर करते हैं, उसको अगर हम थ्रो करें किसी एंगल के साथ, प्लेन सरफेस से थ्रो करें, तो प्लेन सरफेस से जब हम थ्रो करेंगे तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ वो कंसीडर करेगी, तो मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। या किसी कार को लेके अगर हम उसको यानी कि एक रस्सी में बांध के घुमाएं तो रोटेटरी मोशन कहा जाएगा। कोई बॉडी कंसीडर करें, बॉडी किसी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करे, उसके जैसे ये मान लेते हैं कोई एक्सिस है, ये बॉडी है तो इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, तो बॉडी की स्थिति में परिवर्तन नहीं है, बॉडी तो रोटेट कर रही है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट करते हैं चारों तरफ, तो यहाँ रोटेटरी मोशन होगा। तो कहने का मतलब है कि वन डायमेंशनल मोशन केवल तब होगा जब बॉडी क्या है कि एक साथ, यानी कि जब जो बॉडी है, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा वन डायमेंशनल मोशन में तब कहा जाएगा जब वो केवल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, केवल एक सीधी रेखा में मूव करेगा, एक डायमेंशन में एक दिशा मूव करेगा, तो हम कहेंगे बॉडी की जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है कि जो मोशन होगा वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन टेक्स प्लेस, द बॉडी इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन। तब बॉडी हमारी वन डायमेंशनल मोशन में कही जाएगी जब उसके द्वारा जो मोशन है, यानी कहने का मतलब है जो पाथ है, जो पाथ वो कवर करेगी वो स्ट्रेट लाइन हो, यानी सीधी रेखा में जब बॉडी मूव करेगी तो मोशन हमारा वन डायमेंशनल कहा जाएगा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट्स। हमने आपको ऑब्जेक्ट के स्टेट को दो स्टेट में बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। रेस्ट में होगा दैट मीन्स देयर आर नो चेंज ऑफ पोजीशन टेक्स प्लेस, देयर आर नो चेंज ऑफ रेस्ट पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट तब कहा जाएगा कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन व्हेन देयर पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड विथ टाइम। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में कहा जाएगा, अभी हमने पीछे आपको बताया। और जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में कहा जाएगा। तो मोशन जो हमारे होंगे वो मोशन कैसे होंगे, वन डायमेंशनल भी होगा, टू डायमेंशनल भी होगा। जैसा कि हमने अभी आपको पीछे भी अभी इसी के पहले हमने आपको बताया कि मोशन हमारा वन डायमेंशनल कब होगा, जैसे बॉडी है हमारी, जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करें वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मोशन हमारा वन
डायमेंशनल होगा, किसी प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है तो मोशन हमारा 2 डायमेंशनल होगा, या प्रोजेक्टाइल पाथ कवर कर रही है तो मोशन हमारा 2 डायमेंशनल होगा, सर्कुलर पाथ में है या रोटेटरी मोशन है तो मोशन हमारे कई प्रकार के होंगे, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, मोशन इन स्पेस होगा। तो इसलिए हमने डैश डैश करके लगाया कि मोशन जो हमारा होगा वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ डैश डैश दिया है। तो लेकिन यहाँ के केस में हमको केवल मोशन 1 डायमेंशनल पढ़ना है, इसलिए हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन हमारा हमने कहा कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ या व्हेन ए बॉडी इज कवर्ड ए स्ट्रेट पाथ देन देयर मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन। तब उसके मोशन को हम 1 डायमेंशनल कहेंगे जब वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। ठीक, तो 1 डायमेंशनल मोशन जो हमारा होगा वो कितने प्रकार का होता है तो ये हम देखते हैं, देखेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में अगर हम समझे, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये था, यहाँ था, आफ्टर सम टाइम यानी t=0 पे, 0 सेकेंड पे जब टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया था उस समय ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात ऑब्जेक्ट हमारा आता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा होता है t=1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के बाद हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ होता है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट की ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट का है ये हमने मान लिया कि 2 मीटर है। ठीक, 2 मीटर कंसीडर किया। फिर t=2 सेकेंड पे 2 सेकेंड के बाद यानी कि t=1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, फिर यहाँ से आफ्टर 1 सेकेंड हम मानते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ आता है, आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ हो जाता है, यानी t=2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। ठीक, t=0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ था, 1 सेकेंड में यहाँ आया, 2 सेकेंड पे यहाँ होता है। ठीक, यानी 2 सेकेंड पे, और ये इनके बीच की दूरी हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा, ये भी दूरी हमने मान लिया 2 मीटर है। तो हमने यहाँ देखा कि 1 सेकेंड में यानी कि 1 सेकेंड के टाइम में वो 2 मीटर की दूरी ट्रेवल करता है। फिर यहाँ एक सेकेंड के टाइम में t=1 सेकेंड से 2 सेकेंड में, यानी कहने का मतलब 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे वो 2 मीटर की दूरी कवर करता है, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसकी जो मोशन की जो यूनिफॉर्मिटी है, यानी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में और 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड में, इसी प्रकार से आगे भी इस प्रकार से अगर वो प्रत्येक 2 मीटर की दूरी को 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, यानी कि एक सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ मोशन की यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है। यानी 2 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ भी 2 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, आगे भी 2 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। यानी उसकी यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब एक जो उसका मोशन है वो एक कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टेंटली ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो बॉडी हमारी है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, यानी एक निश्चित टाइम में निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हम यहाँ कहेंगे कि मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान गति है, यानी मोशन हमारा क्या है, एक समान है। एक समान कब कहेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, हमने आपको बताया कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, यानी जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करती है तब तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो एक समान गति में है, यानी कि देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तब ऑब्जेक्ट की जो गति होती है वो यूनिफॉर्म कही जाती है, यानी एक समान कही जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो 1 डायमेंशनल मोशन हमारा जो होता है उस कैसा होता है, वो 2 भागों में, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब कोई बॉडी समान समय में समान दूरी तय करे या समान दूरी कवर करे तो बॉडी की गति जो होगी, जो तब हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो गति होगी, जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन एक प्रकार से होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब कहा जाएगा, यूनिफॉर्म, यहाँ ये हम लिख लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कब कहा जाएगा, जब बॉडी क्या है, समान समय अंतराल में समान दूरी, जैसे यहाँ देखा कि t=1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे 2 मीटर की दूरी कवर करती है, यहाँ भी 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे 2 मीटर की दूरी कवर करती है, यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ मोशन बना हुआ है। तो कैसा मोशन कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ हम कंसिडर करें, यदि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये है, t=0 सेकेंड पे यहाँ है, ठीक, t=1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट हमारा होता है यहाँ पे, t=1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ होता है, ये दूरी हमने मान लिया कि 2 मीटर है, ठीक। फिर आफ्टर 1 सेकेंड हम यहाँ मानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ है, t=2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ है,
लेकिन ये जो डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया कि 3 मीटर है। ठीक, यानी हमने कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो t=1 सेकंड पे, यानी कि t=0 सेकंड पे यहाँ थी, t=1 सेकंड पे वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर t=1 सेकंड पे, यानी 1 सेकंड के बाद t=2 सेकंड पे वो 3 मीटर की दूरी तय करती है। यानी कहने का मतलब कि टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड का यहाँ भी, 1 सेकंड का यहाँ भी, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिफरेंट है। ठीक, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ 2 मीटर की दूरी 1 सेकंड में ट्रेवल करती है, यहाँ 3 मीटर की दूरी वो 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। यहाँ 2 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है, यहाँ 3 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो टाइम इंटरवल है वो तो सेम है, बट डिस्टेंस जो कवर करती है बॉडी वो सेम नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये मोशन कैसा है, यहाँ यूनिफॉर्मिटी कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ क्या था, 2 मीटर की दूरी 1 सेकंड में, अगला 2 मीटर फिर 1 सेकंड में, अगला 2 मीटर फिर, यूनिफॉर्मिटी बनी हुई थी। तो इस प्रकार के मोशन को हमने यूनिफॉर्म मोशन कहा। यूनिफॉर्म मोशन यानी व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस in same interval of time, then the body is said to be in uniform motion. Then the motion of body is said to be uniform. And when the body is traveled different distance in same interval of time, या कह सकते हैं कि in different interval of time when the body is traveled different डिस्टेंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, या इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समान समय में भिन्न भिन्न दूरियों को ट्रेवल करे, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियों को ट्रेवल करे, तो बॉडी की मोशन क्या कही जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म कही जाएगी। तो अब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 मीटर की दूरी वो तय करता है 1 सेकंड में, तो यहाँ 1 सेकंड में वो 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है कि समयांतराल तो समान है, लेकिन डिस्टेंस जो कवर करता है वो सेम नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ क्लियर नहीं होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज ट्रेवल्ड डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई पिंड समान समय में भिन्न भिन्न दूरियों को ट्रेवल करता है तो उनकी तब पिंड की गति को हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान गति कहते हैं। तो दूसरा हमारा इसका प्रकार हो जाएगा, यानी 1 डायमेंशनल मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, जब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी को तय करें, और जब समान समय अंतराल में नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा, और जब समान समय अंतराल में सेम दूरी को ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हमने स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। हमको ये समझ आ गया, स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट से हमको ये समझ आया कि जब कोई भी बॉडी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो बॉडी हम कहते हैं कि मोशन में है। यदि वो समय, जैसे कि समय परिवर्तन के साथ समान समय में अगर बॉडी समान डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है। जब समान समय अंतराल में बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है तो मोशन हमारा 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। तो हम इस टॉपिक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेटिविटी में 1 डायमेंशनल मोशन की ही हम बात करेंगे। तो अभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए 1 डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं। ठीक, तो ये रहा इंट्रोडक्शन, रेस्ट पोजीशन क्या है, मोशन क्या है। अब हम जानते हैं जैसे यहाँ क्या है कि यहाँ मोशन, तो हमने माना कि मोशन क्या है कि जब किसी भी बॉडी के स्टेट्स में चेंजिंग होगी समय के साथ, जब बॉडी की स्थिति में परिवर्तन हो समय के साथ, तो बॉडी हमारा मोशन में कहा जाएगा। ठीक है, मोशन में कहा जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ आपको एक कंफ्यूज करते हैं, जैसे मोशन क्या है कि रिलेटिव है या एब्सोलूट है, एब्सोलूट नहीं है, या हम आपको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज का मतलब देखिए यहाँ पे, जैसे हम मानते हैं, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा कोई ट्री है, ट्री का मतलब है पेड़ है। जैसे हमने मान लिया कि हमारा कोई पेड़ है, पेड़ हमने मान लिया ये है। यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक, ये पेड़ है सड़क के किनारे, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर इस पेड़ को देखता है, तो ऑब्जर्वर ये देखता है कि जब यहाँ सड़क के किनारे खड़ा है, सड़क के किनारे एक पेड़ है, पेड़ को ट्री को देखता है, तो ट्री को कैसा देखता है, ऑब्जर्वर जो हमारा यहाँ ऑब्जर्वर है ये इसको देखता है कि ट्री हमारा क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि रेस्ट में है। ठीक, ये इसको देखता है क्योंकि समय के साथ इसकी ट्री के, यानी जो पेड़ हम वो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको देख रहा है वो देख रहा है कि समय का तो परिवर्तित हो रहा है। समय के साथ पेड़ की स्थिति में जो ट्री है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन, उसके स्टेट्स में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ट्री के स्टेट्स में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक, रेस्ट में है। इस प्रकार से हम मोशन के आधार पे यहाँ हम देखते हैं, तो हम
आपको इसके बारे में बताते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम यहाँ से डील करते हैं। तो यहाँ देखते हैं रेस्ट पोजीशन में है, ठीक। अब यहाँ से अगर यही जो ऑब्जर्वर है ये हम मान लेते हैं कि ये यहाँ ना होके यहाँ ये मान लेते हैं कि यहाँ सड़क के किनारे ये है, यहाँ सड़क है, इस पे कोई गाड़ी जा रही है, कोई भी फोर व्हीलर हम मान लेते हैं जा रही है, इस प्रकार से कोई फोर व्हीलर है, इसमें ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठता है। जब यहाँ बैठता है और यहाँ मूव करते हुए जाता है तब ये देखता है कि ये ट्री, ये मूव करते हुए जाता है तब ये देखता है कि ये ट्री क्या है, मूव कर रहा है। ट्री हमारा जो है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ देखो कि ऑब्जर्वर यहाँ है, जो ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री है। ट्री को ये ऑब्जर्वर जब रेस्ट पोजीशन में था, यानी सड़क के किनारे था, खड़ा था इसके बगल में, तो जब ये रेस्ट में था तो ये इसको रेस्ट में दिख रहा था। लेकिन जब ये यहाँ मूविंग फ्रेम में आता है, यानी कहने का मतलब है कि जब ये कहने का मतलब जब कार में आता है तो कार जब मूव करती है तो ये इसी ट्री को देखता है, इसी सेम ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर जब ये रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर इसको रेस्ट पोजीशन में देख रहा है और ये ऑब्जर्वर इसको मूविंग पोजीशन में दे रहा है। ये कह रहा है कि ये ट्री क्या है, मोशन में, ठीक। यानी कहने का मतलब कि अलग अलग कंडीशन में जो ये ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर की स्टेट्स में चेंजिंग है। ऑब्जर्वर यहाँ क्या है, रेस्ट पोजीशन में, यहाँ ऑब्जर्वर मोशन में है। तो ये अपने कंडीशन, जिस कंडीशन में है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेजर कर रहे हैं, ठीक है।